नमस्कार दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर बेस्ट सेलर मैं मन हूँ पुस्तक के हिंदी ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 13 सफलता के सार सूत्र। निश्चित ही मनुष्य जीवन में जितना जरूरी दुखों व कष्टों से बचना है उतना ही जरूरी सफलता के शिखर छूना भी है, क्योंकि यह बहुमूल्य जीवन किसी कीमत पर साधारण जीवन जीकर व्यर्थ नहीं गंवाया जा सकता। और फिर वैसे भी हर मनुष्य सफलता की चाह लिए जीता ही है तथा यह उसका जन्मसिद्ध अधिकार भी है। यह तो अपनी ही चंद गलतियों तथा मेरी कार्य प्रणाली बाबत अज्ञानता के कारण पूरी मनुष्यता असफल हुई पड़ी है। मैं सीधे उन सारे उपायों पर बातचीत प्रारंभ करता हूँ जिन्हें समझकर व अपनाकर आप सफलता के शिखर छू सकते हैं। इंटेलिजेंस। पिछले अध्यायों में मैंने कॉन्शियस, सबकॉन्शियस तथा अनकॉन्शियस माइंड बनने के कारणों तथा उन्हें कमज़ोर करने के उपायों पर काफ़ी चर्चा की। साथ ही मनुष्य जीवन में दुखों के उठने के कारणों और उसके निदान के उपायों पर भी काफ़ी चर्चा मैंने की। लेकिन हर मनुष्य का एक सपना होता ही है कि वह जीवन में बड़ी सफलता पाए। तमन्ना अच्छी ही है। अब आगे वह अपने में किन किन गुणों को विकसित कर या किन बातों को अपनाकर सफलता पाने की अपनी तमन्ना को पूरी कर सकता है, उस बाबत भी आवश्यक चर्चा कर ली जाए। और उस चर्चा को प्रारंभ करने से पूर्व मैं आपका ध्यान प्राकृतिक व आपके बीच के फर्क की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। दोनों में सबसे बड़ा फर्क समय व शक्ति को लेकर है। जहाँ प्रकृति का अरबों वर्ष का इतिहास है, वहीं आपके पास बमुश्किल 80 या 100 वर्ष हैं, और उसमें भी बचपन, बुढ़ापा और जवानी के 1000 रोने हैं। रोज के 8 घंटे की नींद है, यानी वास्तव में तो आपके पास समय है ही नहीं। वैसे ही शक्ति की बात करूँ तो सूरज चमक रहा है, पृथ्वी घूम रही है, हवाएं बह रही है, अर्थात पूरी की पूरी प्रकृति कभी न चूकने वाली ऊर्जा से भरी पड़ी है। वहीं दूसरी ओर आपकी ऊर्जा के बाबत तो कुछ बहुत ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं। फिर भी आश्चर्य यह कि यहाँ सब कुछ महत्वपूर्ण कर्ता इंसान ही जान पड़ता है। कला हो या साहित्य या विज्ञान, सब कुछ इंसान की ही उपज है। और यह बात भी एकदम सही है, इसमें भी कोई दो राय हो ही नहीं सकती है। लेकिन यहाँ समझने लायक बात यह है कि ये सारे चमत्कार संपूर्ण मनुष्य जाति नहीं कर रही है। यह तो चंद हजार लोगों की बात हुई। तो ऐसा क्यों कि कुछ लोग तो प्रकृति को भी चौंकाने वाले काम करके दिखा रहे हैं, तो वहीं बाकी अधिकांश मर मर कर जीने को मजबूर हैं। ऐसा क्यों कि चंद लोग सफलता के शिखर छुए चले जा रहे हैं और दूसरी ओर बाकियों का जीना मरना एक ही बात होकर रह गया है। दरअसल ऐसा मनुष्य द्वारा अपने समय व शक्ति के उपयोग के तरीके की भिन्नता के कारण है। मैं कह ही चुका हूँ, आप और भी जानते ही हैं कि समय और शक्ति, इन दोनों चीज़ों की हर मनुष्य के पास बेहद कमी है, और उस पर भी कोई इन दोनों के दुरुपयोग पर ही उतर आए तो आप ही बताइए उसके जीवन का क्या हाल होगा। बस वही 100 में से 99 लोगों का हो चुका है। यानी दूसरे शब्दों में कहूँ तो समय व शक्ति का उपयोग करते न आना ही मनुष्य की असफलता का राज्य है। अब सवाल यह कि मनुष्य अपने समय व शक्ति का उपयोग करना कैसे सीखे।
तो उस हेतु यह बताओ कि वह क्या है जो मनुष्य को प्रकृति की तमाम वस्तुओं से भिन्न साबित करता है। लो, इतना भी नहीं जानते? अरे, एक उसका मन यानी मैं और दूसरी उसकी बुद्धि, और इन्हीं दोनों के बदौलत वह प्रकृति की तमाम वस्तुओं से अलग, निराला तथा महत्वपूर्ण है। और आगे इसी संदर्भ में मन और बुद्धि का फर्क समझाऊं तो बुद्धि वह जो कुछ क्षेत्र में लाख उपयोगी होने के बावजूद अधिकांश चीज़ों में तो वह समय व शक्ति का दुरुपयोग ही करवाती है, जबकि मेरे तल पर एक इंटेलिजेंस नाम की वस्तु है जिसका ध्यान सिर्फ समय व शक्ति को बचाने में लगा रहता है। लेकिन दुर्भाग्य से उस इंटेलिजेंस का ठीक तरह से उपयोग बहुत कम लोग कर पाते हैं। और यह स्पष्ट समझ लें कि आपके पास समय व शक्ति बचेंगे तो ही आप कोई बड़ा काम कर पाएंगे। कुल मिलाकर मेरे कहने का सीधा अर्थ यह है कि मनुष्य जीवन में कोई भी सफलता पाने के लिए उसे अपनी इंटेलिजेंस को सक्रिय करना जरूरी है, और यह इंटेलिजेंस सब मनुष्यों में समान रूप से उसके मन की तह में यानी मेरे तल पर छिपी ही होती है। यानी इंटेलिजेंस के मामले में मेरे द्वारा किसी मनुष्य के साथ कोई पक्षपात नहीं हुआ है। मनुष्यों में फर्क सिर्फ इतना है कि जो इसे सक्रिय कर पाते हैं वे अपने समय व शक्ति बचाकर आगे निकल जाते हैं, और बाकी अपनी इंटेलिजेंस को सक्रिय न कर पाने के कारण कष्टों भरा साधारण जीवन गुजारने पर मजबूर होते हैं। और इससे पहले कि मैं आपसे मनुष्यों के मन में छिपी इस इंटेलिजेंस को उजागर करने के उपायों तथा उसके प्रभावों के बाबत चर्चा प्रारंभ करूं, आपको इंटेलिजेंस व ब्रिलियंसी का फ़र्क समझाता हूं। यह फ़र्क बड़ा ही सूक्ष्म परंतु महत्वपूर्ण है, और इस फ़र्क का ज्ञान आपको अपनी इंटेलिजेंस जगाने में बड़ी सहायता करेगा। ब्रिलियंसी बुद्धि का विषय है और ब्रिलियंट होना आवश्यक भी है तथा उपयोगी भी, परंतु ब्रिलियंसी ही सब कुछ नहीं है। जीवन को बढ़ाने या संभालने में यह अकेली सक्षम नहीं है, और उससे भी बड़ी बात यह कि अधिकांश मनुष्य अपनी इस ब्रिलियंसी का उपयोग बिन जरूरी बातों में करके ही अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। अतः सबसे पहले हम मनुष्य की बुद्धि के प्रभाव क्षेत्र को समझें तथा यह भी समझें कि कैसे, कहाँ व कितना इसका उपयोग करना चाहिए। साथ ही यह भी समझें कि वे कौन सी बातें हैं जहाँ मनुष्य को बुद्धि के उपयोग से बचना ही चाहिए। और बात की शुरुआत करूँ तो मनुष्य की बुद्धि की सबसे बड़ी विशेषता उसके पास उसकी प्रगाढ़ मेमोरी का होना है। यानी मनुष्य मेमोरी बेस का जो भी उपयोग करने, जीवन को बढ़ाने हेतु करता है वह सब उसकी बुद्धि की देन होती है। इसमें स्कूल कॉलेज की पढ़ाई से लेकर जो भी अच्छी बुरी बातें वह देखता सुनता है सब आ जाता है। निश्चित ही इस मेमोरी का मनुष्य जीवन में बड़ा महत्व है। उसे अपने नाम से लेकर तमाम जीवन उपयोगी बातों तक तथा ABC से लेकर तमाम शिक्षाओं तक जो कुछ भी याद है वह सब उसकी इस मेमोरी के कारण ही है। यह भी सत्य है कि वह जो भी पढ़ता लिखता है उसी के सहारे वह अपना जीवन आगे बढ़ाता है। परंतु यहाँ समझने लायक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन में हर चीज़ याद करना तो ज़रूरी होता नहीं। आवश्यक हो और याद की जाए तो बात समझ में आती है, परंतु अनावश्यक को याद रखना अवांछित भार के साथ साथ जोखिम से भी भरा है। यादें न सिर्फ मौके बेमौके
परेशान करती हैं, बल्कि उन्हें याद रखने में शक्ति का भी बड़ा अपव्यय होता है। खैर, आपकी मेमोरी के अकारण उपयोग के घाटे तो आपकी समझ में आ ही गए होंगे। और यदि आगे बुद्धि के दूसरे गुणों की चर्चा करूं तो सोचना, स्कीम बनाना, तय करना, एनालिसिस करना सब कुछ बुद्धि का ही विषय है। बुद्धि के ये सारे गुण जीवन को आगे बढ़ाने हेतु आवश्यक भी हैं, लेकिन यहाँ भी बात यही कि बुद्धि द्वारा इन गुणों की आवश्यकता नहीं होने पर भी उपयोग करते रहना घातक सिद्ध होता है। लेकिन यह सब समझे बगैर अधिकांश मनुष्य छोटी से छोटी बातों में ज़्यादा सोचते हैं। जरूरी हो न हो तो भी एनालिसिस करने बैठ जाते हैं। बस इसी से सब शक्तिहीन हो गए हैं। और ऐसा शक्तिहीन व थका थका मनुष्य जीवन में कुछ करे भी तो कैसे। यानी कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यही कि बुद्धि के उपयोग तो बहुत हैं, परंतु मनुष्य की बुद्धि को समय व शक्ति का कोई ज्ञान नहीं। अतः वह कई अनावश्यक वस्तुओं में भी इन दोनों की बर्बादी करवाती रहती है। स्पष्ट कहूँ तो बुद्धि की सबसे बड़ी दिक्कत ही यह है कि उसे हर चीज़ आवश्यक जान पड़ती है। अतः वह जो चीज़ सामने आए उसे जानने, याद करने और उसकी एनालिसिस करने में लग जाती है। अब व्यर्थ की बातें जानने व याद करने से हासिल तो कुछ नहीं होता, उल्टा शक्ति और समय व्यर्थ में खर्च हो जाते हैं। और यहीं आकर यह इंटेलिजेंस बड़े काम की सिद्ध होती है, क्योंकि वह आवश्यक अनावश्यक का भेद अच्छे से जानती है। सो अनावश्यक कार्य में लगने से वह बुद्धि को रोक लेती है। परंतु इंटेलिजेंस की दिक्कत यह कि वह सक्रिय अपने नियम से ही होती है। और इंटेलिजेंस के सक्रिय होने का सीधा साधा नियम यह है कि आपके कॉन्शियस, सबकॉन्शियस तथा अनकॉन्शियस माइंड कमज़ोर होंगे तो ही वह सक्रिय हो पाएगी। वैसे तो इंटेलिजेंस ही क्यों, मेरी शक्तियों के सारे केंद्रों के बाबत यही सत्य है। वे सक्रिय ही तब होंगे जब आप मेरे नकारात्मक स्वरूपों पर विजय पालेंगे। और उन्हें कैसे कमज़ोर करना, उसके सारे उपायों पर चर्चा कर ही चुका हूँ। सो अभी सीधे सीधे इस बात पर आ जाता हूँ कि यह इंटेलिजेंस करती क्या है। तो सबसे पहली बात तो यह कि वह आवश्यक व अनावश्यक का फ़र्क अच्छे से पहचानती है। वह बुद्धि को अनावश्यक की तरफ आकर्षित ही नहीं होने देती है, और इससे आपके समय व शक्ति दोनों की बचत हो जाती है। यह तो ठीक मैं समझा ही चुका हूँ, परंतु आपकी इंटेलिजेंस की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि वह बुद्धि के एकत्रित किए अनावश्यकों का अनुभव के सहारे नाश करने की भी क्षमता रखती है। यानी कुल मिलाकर कहूँ तो वर्तमान में आपकी इंटेलिजेंस आपकी बुद्धि को अनावश्यक की ओर आकर्षित होने से रोकती है, और साथ ही वह भूतकाल के संग्रहित अनावश्यकों को आपके जीवन से काटने की कुवत भी रखती है। इससे आपके पास समय व शक्ति दोनों बचे रह जाते हैं, और ये बचे हुए समय व शक्ति जीवन में कितने उपयोगी हो सकते हैं, यह अब अलग से आपको समझाने की कोई आवश्यकता नहीं दिखती। चलो, इंटेलिजेंस कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है यह तो आप समझ ही गए होंगे। और मैंने पहले ही कहा है कि यह इंटेलिजेंस कहीं बाहर से लाने की किसी को जाना नहीं है। मेरे तल पर सब में यह समान रूप से उपस्थित ही है।
यह कोई डिग्रियों, संसार के ज्ञान या धर्म से पाई जाने वाली चीज़ नहीं है। यह तो वैसे ही सबको समान रूप से स्वतः ही उपलब्ध है। यानी बुद्धिमान होने हेतु भले ही आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती हो, पर इंटेलिजेंस तो आप हैं ही। सवाल सिर्फ उस इंटेलिजेंस के सक्रिय होने का है, और यदि आपकी इंटेलिजेंस सक्रिय होगी तो निश्चित ही आपकी बुद्धिमानी स्वतः ही कमज़ोर पड़ जाएगी, क्योंकि इंटेलिजेंस का काम ही बुद्धि द्वारा किए जाने वाले उन तमाम कार्यों को रोकना है जिनके कारण आपके समय व शक्ति बर्बाद हो रहे हैं। और इसे सीधे शब्दों में कहूँ तो या तो आप ज़्यादा बुद्धिमान हो सकते हैं या फिर ज़्यादा इंटेलिजेंट। चुनाव आपका है। अधिकांश लोग ज़्यादा बुद्धिमान हैं, इस वजह से उनके पास न समय बचता है और न उसमें शक्ति ही रह जाती है। खैर छोड़ो, अभी तो आपको चंद उदाहरण पेश करता हूँ ताकि आप आसानी से बुद्धिमानी व इंटेलिजेंस का फ़र्क समझ पाएँ। वर्षों पुरानी बात है, 3 जादूगर थे। बड़ी ही उच्च कोटि की जादू कला वे जानते थे। तीनों में गाढ़ी मित्रता भी थी। एक दिन ऐसे ही वे एक रथ चालक को लेकर जंगल की सैर को निकल पड़े थे। जंगल में उन्होंने एक मृत शेर का कंकाल देखा। कंकाल देखते ही उनमें से एक जादूगर बोला कि मैं अपने जादू से इसके कंकाल पर हड्डी, मांस, मज्जा तक चढ़ा सकता हूँ। यह सुनते ही दूसरा भी ताव में आ गया। उसने कहा कि यदि तुम ऐसा कर दो तो मैं इसकी नसों में खून भर सकता हूँ। इतना सुनते ही तीसरे का उत्साह तो 7वें आसमान को छू गया। वह तुरंत बोल पड़ा कि यदि तुम दोनों वाकई ऐसा कर दिखाओगे तो मैं यकीनन उसमें प्राण फूंक दूंगा। यह सुनते ही वह गरीब व अनपढ़ रथ चालक चौंक गया। उसने चौंकते हुए निवेदन भी किया कि यदि आप लोग ऐसा कर भी सकते हैं तो भी यह दुस्साहस योग्य नहीं। अपनी जादूगरी सिद्ध करने के और भी मौके मिलेंगे। भला शेर के साथ ही यह प्रयोग क्यों? परंतु तीनों पूरे ताव में थे। उन्होंने न सिर्फ उसे लताड़ा बल्कि बुजदिल कहकर उसका अपमान भी किया। बेचारा रथ चालक क्या करता, चुपचाप तमाशा देखने लगा। उधर कहे मुताबिक वाकई पहले जादूगर ने शेर के उस कंकाल को व्यवस्थित कर उस पर मांस, मज्जा चढ़ा दिया। रथ चालक तो यह देखते ही सावधान हो गया। इतने में दूसरे जादूगर ने उसकी नसों में खून भर दिया। यह देखते ही रथ चालक पूरी तरह चौकन्ना हो गया और होशियार इतना कि इससे पहले कि तीसरा जादूगर अपनी कला दिखाए वह रथ पे सवार हो भाग खड़ा हुआ। उधर तीसरे जादूगर ने व्यर्थ की बातों पर ध्यान न देते हुए वाकई उस शेर में प्राण फूंक दिए। जाने कब का मरा पड़ा था शेर, और भूखा तो इतना था कि प्राण आते ही उसने उन तीनों जादूगरों को फाड़ खाया। अब आप ही देख लीजिए कि बुद्धिमानी बड़ी कि इंटेलिजेंस। तभी तो कह रहा हूँ कि ब्रिलियंसी चाहे जिस लेवल की क्यों न हो, बगैर इंटेलिजेंस के वह बहुत कुछ ज़्यादा काम की सिद्ध नहीं होती। मान लो किसी को कब व कितनी प्यास उसे लगती है यह समझ आता हो, परंतु उसे पानी का फॉर्मूला न मालूम हो तो भी वह प्यासा तो नहीं ही मरेगा। परंतु इसके विपरीत किसी बुद्धिमान को पानी का फॉर्मूला तो पता हो, परंतु अपनी पानी की ज़रूरत से वह पूरी तरह अनजान हो, तो बताइए ज़्यादा समझदार कौन? बस यही बुद्धि का काम है। सब जान लूँ, खूब सोच लूँ, बड़े इरादे पाल लूँ, पर उससे होगा क्या? ये सब चीज़ें उपयोगी हैं, परंतु लिमिट में की गई हो तो, ज़रूरत पहचान कर की गई हो तो। दरअसल जीवन बढ़ाने के लिए अपनी छोटी छोटी ज़रूरतें जानना ज़्यादा आवश्यक है, बजाय कि उठपटांग हजारों
बड़ी बातें मालूम करने के। वैसे ही जो भी जानकारियाँ, जो कोई भी शिक्षा या जिस किसी भी विषय का आप ज्ञान एकत्रित कर रहे हों, कृपा कर पहले अपनी साधारण इंटेलिजेंस से इतना तो सोच ही लीजिए कि वह आपके जीवन को बढ़ाने हेतु आवश्यक है भी या नहीं, क्योंकि आपके हर प्रयास की एक कीमत है। उस हेतु आपको न सिर्फ श्रम करना पड़ता है बल्कि अपना बहुमूल्य समय भी उसमें देना होता है, और आपके पास समय है ही कितना। चलो, मैं उपरोक्त बात को एक महान संत श्री रामकृष्ण परमहंस के जीवन के एक दृष्टांत से समझाने की कोशिश करता हूँ। उन दिनों रामकृष्ण का आश्रम एक नदी किनारे बसा हुआ था। एक दिन सुबह सुबह वे हमेशा की तरह आश्रम के बाहर बैठे बैठे अपने शिष्यों से चर्चा कर रहे थे। तभी एक अकड़ू सन्यासी वहाँ आ पहुँचा। वह भी उसी गांव का रहने वाला था, और कारण चाहे जो हो, वह सदैव रामकृष्ण के विरोध में ही रहता था। यह सब तो ठीक, परंतु महत्वपूर्ण बात यह कि वह पिछले कई वर्षों से पानी पर चलने की कला सीखने में लगा हुआ था, और आज उसने उसमें सफलता भी पा ली थी। बस इसी खुशी में वह रामकृष्ण को नीचा दिखाने आ पहुंचा था, और कहने की ज़रूरत नहीं कि वह आगे क्या करना यह पूरी तरह तय करके ही आया हुआ था। बस उसने आते ही बड़ी अक्कड़ भरी आवाज़ में रामकृष्ण को संबोधित करते हुए पूछा, आप इतने बड़े ज्ञानी बनते हैं, पानी पर चलना जानते भी हैं कि नहीं? रामकृष्ण ने बड़ी सीधी भाषा में कहा, नहीं मेरे भाई, मैं नहीं जानता। मैं पानी पर चलना नहीं जानता हूँ, परंतु जीवन में उसके बगैर मेरा काम अटक भी नहीं रहा है। हाँ, ज़मीन पर चलना मैं अच्छे से जानता हूँ, और वह मुझे रोज़मर्रा के उपयोग में भी आता है। इस पर सन्यासी थोड़ा और तनते हुए बोला, अपनी कमजोरी को अच्छे शब्दों में छिपाने की कोशिश मत करो। मेरी बात सुनो, मैं पानी पर चलने की कला जानता हूँ। इस पर वहाँ उपस्थित सारे शिष्य बुरी तरह चौंक गए, लेकिन रामकृष्ण बड़ी अजीब निगाहों से उसे देखने लगे। यही नहीं, उन्होंने बड़ी जिज्ञासा जताते हुए सीधे कहा कि यदि वाकई पानी पर चलना जानते हो तो दिखाओ, हम भी तुम्हारी इस कला का आनंद लेना चाहेंगे। बस यह सुनते ही वह अकड़ू सन्यासी सबको नदी किनारे ले गया। वह वाकई चलकर दूसरे किनारे तक गया भी और वापस लौट भी आया। सब के सब आश्चर्य से भर गए, लेकिन सबके विपरीत रामकृष्ण बड़े मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में झांकने लगे। सन्यासी को बात समझ में नहीं आई, न तारीफ न कुछ, खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। उसने बेचैनी पूर्वक रामकृष्ण के इस हास्य का मतलब समझने की कोशिश भी की, परंतु रामकृष्ण ने उसे तो कोई उत्तर नहीं दिया। लेकिन हाँ, तत्काल उन्होंने किनारे पर जाते हुए एक नाविक से दूसरे किनारे तक घूम आने की इच्छा व्यक्त की। अब नाविक का तो यह व्यवसाय ही था। वह तुरंत नाव पर बिठाकर रामकृष्ण को चक्कर लगवा कर ले आया। उधर सन्यासी समेत सारे शिष्यगण रामकृष्ण की इस हरकत से चौंक उठे थे, परंतु इधर रामकृष्ण तो बड़ी शान से नाव से उतरे और उस नाविक से इस घुमाने का दाम पूछा। नाविक ने 2 पैसे मांगे, रामकृष्ण ने दे दिए। फिर पलटकर उस सन्यासी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, मित्र, यह बताओ कि यह कला सीखने में तुम्हें कितने वर्ष लगे? वह बोला, 20 वर्ष। यह सुनते ही रामकृष्ण जोर से हंस दिए और हंसते हुए ही बोले, 20 वर्षों के अथक प्रयास के बाद कला सीखी भी तो 2 पैसों वाली। यह गलती हर मनुष्य दोहराता है। वह इस छोटे से जीवन में समय का मूल्य जानता ही नहीं है। मनुष्य यह समझता ही नहीं है कि जो दूसरों के लिए आवश्यक हो
वह जरूरी नहीं कि उसके लिए भी आवश्यक हो। इसी चक्कर में करोड़ों सन्यासी वेद, कुरान व बाइबल रटे और दोहराए चले जा रहे हैं, बिना यह समझे कि वाकई यह उनके जीवन की आवश्यकता है भी कि नहीं। वस्तु कितनी ही महान व मूल्यवान क्यों न हो, परंतु यदि वह आपका जीवन बढ़ाने वाली नहीं तो आपके लिए वह 2 कौड़ी की ही हुई। इसी तरह अरबों नौजवान डिग्रियां हासिल करने हेतु अपने जीवन के बहुमूल्य 20 वर्ष गंवा देते हैं। वे कभी यह परखने की कोशिश ही नहीं करते कि वाकई जीवन में इन डिग्रियों का महत्व है भी या नहीं। वे भूल ही जाते हैं कि यहाँ जीवन में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिल रहा है। अतः जीवन में कुछ भी हासिल करने हेतु समय व शक्ति लगाने से पूर्व आपको आपके जीवन में उसका महत्व अवश्य जान लेना चाहिए, कहीं आपकी सारी कोशिश व्यर्थ ही न जा रही हो। अतः जो मनुष्य किसी भी प्रकार के कोई भी प्रयास से प्राप्त होने वाले परिणाम की उपयोगिता तथा व्यय होने वाले समय व शक्ति के गणित को माप तौल लेता है, वही इंटेलिजेंट है, बाकी सब परम ज्ञानी। यहाँ सीधा गणित आप एक बार फिर समझ लेना कि जीवन को आगे बढ़ाने हेतु समय व शक्ति दोनों चाहिए और वह दोनों आपके पास सीमित है। और सच कहूँ तो इंटेलिजेंस मनुष्य का अर्थ ही यह है कि उसे अपने समय व शक्ति का ठीक जगह पर उपयोग करने आता है, जबकि बुद्धिमान वह है जो बात बात पर और बेकार की बातों में अपना बहुमूल्य समय व शक्ति गंवाता रहता है। और जीवन में जब ऐन वक्त पर आवश्यकता होती है तब ऐसे बुद्धिमानों के पास न तो समय होता है और न ही शक्ति। मैं बार बार यह इसलिए कह रहा हूँ कि जिन्होंने भी बड़ी सफलताएं पाई हैं उन्होंने क्षण क्षण का उपयोग कर ही पाई है। हजारों अनावश्यक कार्य में लगने वाली अपनी ऊर्जा बचाकर पाई है। सो आप भी अगर सफल होना चाहते हैं तो आवश्यक और अनावश्यक का स्पष्ट भेद अच्छे से पहचान ही ले। और इसी संदर्भ में एक और बात समझ लेना कि इस पूरी प्रक्रिया में आपकी बुद्धि का ही अधिकतम योगदान है। दरअसल वह स्वभाव से ही जिज्ञासु है। वह ज़्यादा से ज़्यादा जानने को हमेशा उत्सुक रहती है, लेकिन वह जानना आवश्यक है या अनावश्यक यह उसका विषय नहीं होता। ठीक वैसे ही बुद्धि का रस अपने प्रभाव का सिक्का दूसरों पर जमाने में भी बहुत होता है और अक्सर तो इस हेतु ही वह जमाने भर की जानकारियां एकत्रित करवाती रहती है। इसके विपरीत इंटेलिजेंस की निगाह सिर्फ अत्यावश्यक पर लगी रहती है और कायदे से होना भी यही चाहिए, परंतु दुर्भाग्य से इस विषय में अधिकांश मनुष्यों की बुद्धि उसकी इंटेलिजेंस की अवहेलना करने में सफल हो जाती है और इसके परिणाम स्वरूप अधिकांश लोगों का पूरा जीवन व्यर्थ की जानकारियां जुटाने में तथा व्यर्थ के कार्य करने में बीत जाता है। थोड़ा गौर करने पर आपको भी अपने अति बुद्धिमान होने का अंदाज़ा हो ही जाएगा। आपको भी आपका बहुमूल्य समय व बेशकीमती शक्ति व्यर्थ व्यय होती नज़र आ ही जाएगी। इसके अलावा भी यह समझ ले कि आपके इन सारे अनावश्यकों की खोज के अन्य कई दुष्परिणाम भी आपको भुगतने ही पड़ते हैं। चलो इस बात को कुछ छोटे छोटे उदाहरण से समझाता हूँ, जिससे आपको आपकी बुद्धि के उड़ने के आलम का अंदाज़ा लग जाएगा। आपने कई ऐसे लोग देखे ही होंगे जिनका कोई अच्छी नौकरी लगी नहीं कि वे सीधे बड़ी गाड़ियों के बाबत जानकारियां एकत्रित करना शुरू कर देते हैं। अब इसका आगे कुछ परिणाम आएगा या नहीं यह तो नहीं मालूम। वे भविष्य में कोई बड़ी गाड़ी ले पाएंगे या नहीं यह तो सालों की बात है, परंतु उनकी इस बेवकूफ़ी का ऐसा तो असर पड़ता है कि
वे अभी से दुखी रहने लग जाते हैं। बड़ी गाड़ी का आज उनके पास न होना उन्हें बड़ा सताता है। अब जरा सोचिए यह कि इस व्यर्थ की जानकारी हासिल करने के चक्कर में उन्होंने अपने ही दुख का बीज बो डाला कि नहीं। बस यही इंटेलिजेंस बड़े काम की है। बस यही इंटेलिजेंस बड़े काम की है। वह हमेशा आज की हैसियत के मुताबिक ही उड़ने व जानकारी हासिल करने में विश्वास करती है। उसकी चलने दे तो वह तब तक बड़ी गाड़ियों के बाबत कोई जानकारी हासिल करने की कोशिश नहीं करेगी जब तक उसके पास बड़ी गाड़ी खरीदने लायक पैसा इकट्ठा न हो जाए। बस यही बुद्धिमान व इंटेलिजेंस लोगों का फ़र्क है कि इंटेलिजेंस व्यक्ति आनंद के रास्ते खोजता है जबकि बुद्धिमान दुख के रास्ते खोजता है। और दुखी व्यक्ति ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और दुखी व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यह तो आप सभी जानते ही हैं। बस यही कारण है कि सभी ज़्यादा बुद्धि लगाने वाले असफल हैं। लेकिन क्या करें, अधिकांश मनुष्यों की सोच में यह बात ठीक से बैठती ही नहीं। यदि कोई अत्यावश्यक ज्ञान ही हासिल करता रहे तो फिर वह बुद्धिमान कैसा। यदि वह हजारों वस्तुओं की व्यर्थ जानकारी एकत्रित कर उन पर जोरदार ज्ञान न झाड़ सकता हो तो उसकी बुद्धिमानी का क्या। परंतु वास्तविकता यह है कि इन सब का जितना जीवन पर सकारात्मक परिणाम नहीं आता, उससे कहीं ज़्यादा इन सब के दुष्परिणाम उसके मन को भुगतने पड़ते हैं। और इसी बात के चंद और उदाहरण दूँ तो कई लोग स्वस्थ होने के बावजूद क्या खाने से क्या होता है और क्या खाने से क्या नहीं होता बाबत पढ़ते रहते हैं। कौन सी बीमारी कैसे पकड़ती है और वह न पकड़े उसके क्या क्या उपाय हैं, इस बाबत ढेरों जानकारियाँ एकत्रित करते रहते हैं। अब इसका उनको फ़ायदा तो क्या होता है कि यह तो वे ही जानते, पर इन सारी बातों की मेरे तल पर प्रिंट अवश्य पड़ जाती है। फिर मैं तो मैं हूँ। बस धीरे धीरे उन भोजनों का उन पर असर होना भी शुरू हो जाता है। साफ तौर पर देखा जाए तो आज की तारीख में दुनिया में फैली इतनी ओबेसिटी यानी मोटापे की बीमारी का भी यही कारण है। बुद्धि ने समझ लिया है कि यह खाना चर्बी युक्त है। बस मुझ पर उसकी प्रिंट पड़ गई है तथा मेरा शरीर पर असर होता ही है। जब यह सारा ज्ञान नहीं था तब इससे दोगुना मनुष्य खाता था, पर मोटापा उस समय इस कदर उन्हें परेशान नहीं किए हुए था। ठीक इसी तरह जिन जिन बीमारियों के बाबत मनुष्य ज़्यादा पढ़ता है, धीरे धीरे कर उस बाबत भी मेरे तल पर प्रिंट बन हो जाती है और देर सवेर वह उसी या उसके आसपास की बीमारियों से ग्रसित होना भी शुरू हो जाता है। ध्यान रखना, आपकी अधिकांश बीमारियों के पीछे भी शारीरिक कारण इतने जवाबदार नहीं जितने कि उन बीमारियों के बाबत मेरे तल पर प्रिंट बनना जवाबदार है। अतः कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह कि बुद्धि की बुद्धिमत्ता इस्तेमाल करने से पूर्व उसका मन व जीवन पर क्या असर पड़ सकता है, यह भी अवश्य समझ लेना। वहीं यह बात तो कभी भूलना ही मत कि इंटेलिजेंस जगाए बगैर आपका जीवन एक सीमा से ऊपर का खुशहाल कभी नहीं हो सकता। वैसे ध्यान तो यह भी रखना कि यह इंटेलिजेंस कार्यशील होगी ही तब जब बुद्धि उस पर व्यर्थ के ज्ञान थोपना बंद कर देगी। और जब बुद्धिमत्ता व इंटेलिजेंस के फर्क की इतनी चर्चा चल ही रही है तो यहाँ एक बात और समझना आवश्यक है, और वह यह कि अक्सर चीज़ें आवश्यक होने के बावजूद उसका पूरा फ़ायदा उठाने हेतु भी बुद्धि के साथ साथ आपकी इंटेलिजेंस का सक्रिय होना भी उतना ही ज़रूरी होता है।
माना चीज़ों को याद करना और हर चीज़ की एनालिसिस करना बुद्धि का श्रेष्ठ गुण है। मैं यह भी मानता हूँ कि उसका भरपूर उपयोग जीवन के हित में भी है, परंतु यहाँ भी इंटेलिजेंस तो आवश्यक है ही, क्योंकि किस जानकारी को कितने भीतर तक ले जाना या उसको कब व कितना उजागर करना, यह कला तो मेरे तल पर ढकी इंटेलिजेंस के पास ही होती है। वरना तो ये एकत्रित की गई तमाम जानकारियाँ ही एक दिन मनुष्य के प्राण ले लेती है, क्योंकि हर बात को आवश्यकता से अधिक महत्व देना भी समय व शक्ति की बर्बादी ही है। और फिर सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह कि बुद्धि चाहे जितनी जानकारियाँ एकत्रित कर ले तथा चाहे जितनी समझ ले, पर अंत में जब तक इंटेलिजेंस द्वारा वह बात नहीं अपना ली जाती, बुद्धि की सारी बातें कोई विशेष परिणाम नहीं ला पाती है, क्योंकि बुद्धि के द्वारा एकत्रित की गई जानकारियों से सिर्फ विचार बनते हैं और विचार कोई बहुत गहरी वस्तु नहीं। और फिर मनुष्य की बुद्धि की एक और खूबी होती है, उसका ऊंचे ज़रूरत से ज़्यादा ऊंचे विचारों व आदर्शों की व्यवहारिक जीवन में कोई जगह नहीं होती। और यदि कोई विचार उपयोगी हो तो भी सवाल यह कि मनुष्य उन विचारों का करेगा क्या, विचारों का उस पर नियंत्रण ही कितना होता है। उसे और स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो बुद्धि की पहुँच बहुत ऊपरी है, जबकि मनुष्य पर मेरा असर पूरा और बड़ा गहरा है। बुद्धि का तय किया 1000 बार नकारा जा सकता है, परंतु मेरा मनुष्य के पास कोई इलाज नहीं। अर्थात सीधा कहूँ तो बुद्धि की कोई बात तब तक परिणामकारी सिद्ध नहीं होती जब तक मैं उसे न स्वीकार लूँ। और इसलिए निर्णयों के मामले में भी बुद्धि की बुद्धिमत्ता के मुकाबले मेरी इंटेलिजेंस ही भारी पड़ती है। चलो इसी बात को थोड़ा और विस्तार से समझाता हूँ, क्योंकि यह जो मैं कह रहा हूँ वह समझे बगैर आपकी सीखी अच्छी से अच्छी बातों का भी जीवन में कोई परिणाम नहीं आने वाला है। क्रोध करना बुरा है, क्रोध करने से हमारा ही नुकसान होता है, अगली बार क्रोध नहीं करेंगे, यह सब आपकी बुद्धि के विचार हैं। और एक नहीं हजारों बार हर मनुष्य ने स्वयं को इन विचारों से भरा भी है, परंतु वास्तव में जब क्रोध आता है तो कितने लोग नियंत्रण कर पाते हैं। मनुष्य के विचारों की औकात ही क्या कि वह मुझ पर नियंत्रण रख सके। ईर्ष्या, पक्षपात, हीनता वगैरह सारी नकारात्मकताएं बुरी हैं, यह आप सभी जानते हैं, वह मानते भी हैं। अधिकांश लोग इनसे बचना भी चाहते हैं, यहाँ तक कि वे इनसे बचने हेतु मंदिर, मस्जिद व चर्च भी हुआते हैं, लेकिन ये सब भी उनके विचारों का ही विस्तार है। मुझे बताओ कि पूजा पाठ करने से कितनों के क्रोध तिरोहित हो गए। आप स्वयं अपने जीवन के अनुभवों में झांके, आपकी बुद्धि ने जानकारियों व जिज्ञासाओं के आधार पर कितने ही उच्च विचार क्यों न पाल रखे हों, उन विचारों पर कितने ही श्रेष्ठ आदर्श व आचरण भी क्यों न ओढ़ रखे हों, परंतु जब तक परिवर्तन भीतर मेरी गहराई में नहीं उतरता तब तक सब धारा का धारा रह जाता है कि नहीं। बुद्ध कैसे चलते हैं, कैसे उठते व बैठते हैं, क्या पहनते हैं, कैसा बर्ताव करते हैं, उसकी नकल शायद साक्षात बुद्ध से भी बेहतर लाखों करोड़ों लोग कर रहे हैं, परंतु यहाँ सवाल यह कि उनमें से बुद्ध कितने हुए, एक भी नहीं। अतः यहाँ यह बात और अच्छे से समझ ले कि अच्छी बातें पढ़ना, समझना या उन पर विचार करना या फिर उस बाबत सब तय करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये सारे कार्य बुद्धि के हैं और सदियों से मनुष्यों से वह यह सब करवाती ही आ रही है, जबकि इंटेलिजेंस का काम है बदलाव। यानी यदि बदलाव ही नहीं आ रहा तो फिर ऊंची बातों का करना ही क्या।
उससे तो जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं, लेकिन काम तो जैसे हैं उससे भी चलने वाला है ही नहीं। लेकिन काम तो जैसे हैं उससे भी चलने वाला है नहीं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि चंद बदलाव तो आप में आवश्यक हैं ही, यानी चंद बदलाव तो लाने ही होंगे। लेकिन यहाँ दिक्कत यह आती है कि वे बदलाव आप अपनी बुद्धि से लाने के प्रयास करते हैं। ये सारे बदलाव आप विचारों तथा आदर्शों से लाने की कोशिश करते हैं, और विचारों का आप पर कितना जोर है यह मैं आपको समझा ही चुका हूँ। अतः यहीं आकर सारी गड़बड़ हो जाती है। बुद्धि आप में बदलाव ला नहीं पाती और इससे हताश हुए आप भीतर बदलाव आए बगैर ऊपर से आचरण ओढ़े घूमना शुरू हो जाते हैं, और यह आचरण ओढ़ते ही आपके बदलने की जो भी थोड़ी बहुत संभावना होती है वह भी खत्म हो जाती है। सो कुल मिलाकर मैं कहना यह चाह रहा हूँ कि बदलाव भी आपको मेरे तल पर छिपी इंटेलिजेंस के जरिए ही लाने हैं। इतनी बार घुमा कर कहे जाने के बाद यह बात तो आपने समझ ही ली होगी कि आप में चंद बदलाव आवश्यक तो हैं, परंतु वे बदलाव भीतर मेरी गहराइयों से उठने चाहिए और वे तभी परिणामकारी होंगे। सो अब मेरी गहराइयों में बात कैसे पहुंचाना और उसके जरिए आवश्यक परिवर्तन कैसे लाना, उस बाबत चर्चा करते हैं। यानी अब आप आपकी इंटेलिजेंस तक वे सारी बातें कैसे पहुंचाएं यह समझ लेते हैं। और इस हेतु एक बात समझ ले कि जो मनुष्य जैसा है वैसा है, और उसमें कोई भी बदलाव तब तक नहीं आ सकता जब तक वह किसी नई बात का अनुभव न कर ले। लेकिन हाँ, अनुभव हो जाने पर भी बदलाव आ जाए यह ज़रूरी नहीं, क्योंकि अनुभव से बदलना इंटेलिजेंस का काम है। यदि आप अनुभव बुद्धि के तल पर यानी ऊपरा ऊपरी करेंगे तो आप में कोई बदलाव नहीं आएगा, और इंटेलिजेंस अनुभव तभी कर पाएगी जब बुद्धि उसमें बाधा न पहुंचाए, तथा बुद्धि तब तक बाधा पहुंचाती रहेगी जब तक वह मजबूत है। अतः यह बात एक बार फिर समझ लेना कि मनुष्य बुद्धिमान व इंटेलिजेंट एक साथ नहीं हो सकता, और यह जो मैं कह रहा हूँ वह बड़ा महत्वपूर्ण है, और इसे अच्छे से जहन में उतार लेना। अतः यह बात अच्छे से समझाने हेतु मैं बुद्धिमान और इंटेलिजेंट दोनों का मोटा मोटी फ़र्क भी अच्छे से समझा देता हूँ, ताकि आप ज़रूरत से ज़्यादा बुद्धिमान हो तो स्वयं को इंटेलिजेंट बनाने की ओर मोड़ सके। क्योंकि यह ध्यान रख लेना कि बगैर इंटेलिजेंट बने जीवन में सुख व शांति और सफलता हासिल नहीं होने वाली। बुद्धिमान नया जानने समझने तथा उसके आधार पर दूसरों पे अपना प्रभाव झाड़ने की कोशिश में लगा रहता है, जबकि इंटेलिजेंट को जब और जितना जानना आवश्यक हो बस उतना ही जानने में रस लेता है। बुद्धिमान को बातें पूरे विस्तार से जानने को चाहिए होती है, जबकि इंटेलिजेंट को मतलब सिर्फ बात के सार से ही होता है। बुद्धिमान एक ही गलती 1000 तरीके से दोहरा सकता है, जबकि इंटेलिजेंट के लिए एक अनुभव ही काफ़ी है। बुद्धिमान लगातार हाथ पांव मारते रहने को ही जीवन समझता है, जबकि इंटेलिजेंट सिर्फ बड़े मौके भुनाने में विश्वास करता है। बुद्धिमान को हर वस्तु आवश्यक जान पड़ती है, जबकि इंटेलिजेंट के लिए जो हाथों हाथ काम न आए वे सभी बेकार। अब यदि इन सब आधारों पर मेरी अब तक की कही बातों का पूरा सार सरल शब्दों में समझाऊं तो मनुष्य की इंटेलिजेंस के 2 महत्वपूर्ण गुण होते हैं। पहला होता है आवश्यक व अनावश्यक का फर्क अच्छे से पहचानना। यहाँ आवश्यक की परिभाषा भी अच्छे से समझ लेना,
और उस हेतु यह भी अच्छे से जहन में बिठा लेना कि यहाँ कुछ भी पाने हेतु समय व शक्ति जैसी दो महत्वपूर्ण चीज़ें आपको जाया करनी पड़ती है। यानी जीवन में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिल रहा है। इसलिए इंटेलिजेंट मनुष्य की परिभाषा में आवश्यक वह है जो खर्च किए गए समय व शक्ति के अनुपात से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। चलो, यह तो इंटेलिजेंट व्यक्ति का पहला गुण हुआ, और अब आगे मैं इंटेलिजेंट व्यक्ति के दूसरे महत्वपूर्ण गुण की चर्चा करता हूँ। और उसका दूसरा महत्वपूर्ण गुण है उसकी स्वयं में बदलाहट लाने की शक्ति। और उस बाबत भी मैं यह स्पष्ट कर ही चुका हूँ कि जो जैसा है उस भरोसे तो उसे बड़ी सफलता मिलती दिखाई नहीं पड़ रही है। अतः जीवन सफल बनाने हेतु अधिकांश मनुष्यों को कुछ बदलाहट तो अपने भीतर लाना ही है। और इस विषय में तय जाने कि बिना अनुभव के मनुष्य में कोई बदलाहट कभी नहीं आ सकती। इसे और भी सीधे तौर पर कहूँ तो यह अनुभव करने की कला ही आप कितने इंटेलिजेंट हैं उसका पैमाना है। और इस अनुभव करने की कला को स्पष्ट रूप से विभाजित किया जाए तो 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं। बुद्ध इनके 4 स्पष्ट विभाजन करते हुए अक्सर कहते थे कि 4 प्रकार के घोड़े होते हैं। पहले प्रकार के श्रेष्ठ घोड़े वे होते हैं जिन्हें चाबुक की छाया मात्र दिखाओ और दौड़ पड़ते हैं। दूसरे प्रकार के घोड़े वे होते हैं जिनको चाबुक की छाया मात्र पर्याप्त नहीं होती, उन्हें साक्षात चाबुक दिखाओ तभी दौड़ते हैं। तीसरे तरीके के घोड़े वे होते हैं जिन पर चाबुक दिखाने का भी कोई असर नहीं होता है, उन्हें चलाने हेतु चाबुक की एक फटकार लगानी ही पड़ती है। और चौथी व अंतिम कोटि के घोड़े वे होते हैं जिनको चाहे जितने चाबुक मारो नहीं हिलते, और यह जानकर ताज्जुब न करे कि अधिकांश मनुष्य इस चौथी श्रेणी में ही आते हैं। वे एक की एक बात 1000 बार सोच लेंगे तो भी अमल नहीं कर पाएंगे। लाख बार कोई बात तय कर लेने के बावजूद इन वक्त पर फिर सब गड़बड़ कर देंगे। अनुभवों से न सीखना और एक के एक तरीके से 1000 बार मूर्ख बनना उनकी विशेषता होती है। और इस हेतु यदि किसी को जवाबदार ठहराया जा सकता है तो वह सिर्फ मनुष्यों के बाहर से उच्च विचारों व आदर्शों को ओढ़ते रहने की आदत को, क्योंकि वे जाने अनजाने उन्हें श्रेष्ठ होने की गलतफहमी प्रदान कर देते हैं। फिर बदलने की आवश्यकता ही कहाँ रह जाती है। इस बात को एक उदाहरण से समझाता हूँ। सोचो, यदि आपको जलन, अहंकार, क्रोध, पक्षपात वगैरह पकड़ता है, आपको यदि बेईमानी तथा बदमाशी भी सूझती ही रहती है, तो फिर मुझे सिर्फ इतना बताओ कि आप धार्मिक कैसे हुए। लेकिन आप लोग अपनी सोच का कमाल देखो। 100 में से 99 लोग इन विकारों से घिरे पड़े हैं, फिर भी वे धार्मिक होने के गुमान में जी रहे हैं। कैसे? क्योंकि उनकी चतुर बुद्धि ने अपने विचारों तथा आदर्श से भगवान व पूजा पाठ का निर्माण कर लिया है। अब मनुष्य को धार्मिक होने के लिए अपने अहंकार या जलन पर नियंत्रण नहीं पाना है, बल्कि सुबह शाम मंदिर मस्जिद हो आना है। धार्मिक होने हेतु उसे मन से बेईमानी नहीं निकालनी है, बल्कि हफ्ते में एकाध बार पूजा पाठ कर लेने हैं। बस ऐसे ही शॉर्टकट मनुष्य के विचारों ने हर क्षेत्र में खोज लिए हैं। लेकिन ये सारे बुद्धि के उपाय हैं जो व्यवहारिक जीवन में कुछ काम नहीं आते, क्योंकि यह पाखंड, यह बेईमानी मेरे तल पर नहीं चलती और जीवन की वास्तविक बागडोर मेरे ही हाथों में है। वहाँ अगर ईर्ष्या या अहंकार पकड़ता है तो फिर आप अधार्मिक ही हैं। फिर चाहे आप 24 घंटे मंदिर मस्जिद में बैठकर राम राम या
अल्लाह अल्लाह क्यों न कर रहे हों। अर्थात मेरी इंटेलिजेंस की परिभाषा है वास्तविक परिवर्तन, और यह तभी आ सकता है जब मनुष्य चारों ओर से विचारों के ऊंचे आदर्शों का सहारा लेना बंद कर दे। इस बात को और स्पष्ट से समझाने के लिए थोड़ा बच्चों को गौर से देखें। वे विचारों को आदर्श ओढ़े नहीं घूमते, और जिसके परिणाम स्वरूप वे जल्द ही रूपांतरित हो जाते हैं। बड़े लाख सोच ले, उनमें रत्ती भर फर्क नहीं आता है। अब उपरोक्त बातें समझ ही लो तो यह भी समझ ले कि यह भी समझ ले कि मनुष्य जीवन की सारी सफलताएं सिर्फ इस बात पर निर्भर करती है कि कौन कितनी तेज़ी से अनुभवों के आधार पर बदलता चला जाता है। क्योंकि आप जो भी हैं और जहाँ भी हैं, उसके भरोसे आपको बड़ी सफलता नहीं मिलने वाली। अभी तो आपकी बुद्धि के कारण आपका जीवन हजारों लाखों अनावश्यकों से घिरा पड़ा है। अतः सबसे पहले आपको अपने अस्तित्व पर छाए इन अनावश्यकों के बादल हटाने होंगे, और यह हटेंगे अनुभव से। जैसे ही अनुभव करेंगे कि यह अनावश्यक है, बादल छट जाएंगे, और इस बदलाहट के प्रारंभ हुए बगैर आपका समय या आपकी ऊर्जा किसी परिणामकारी कार्य में लगे, यह संभव ही नहीं। अतः वाकई यदि आप गंभीरतापूर्वक जीवन में सफलता की ओर कोई भी कदम बढ़ाना चाहते हैं, तो कम से कम अब बुद्धि के चक्कर में आना बंद हो जाइए। आपके लिए क्या जानना या क्या सीखना आवश्यक है, उस बाबत सोचें ही मत। पहले तो अपने हजारों अनावश्यकों को आवश्यक समझकर जीवन में जो जगह दे रखे हैं, उस बाबत सोचें। उनसे कैसे निजात पाना, उसकी चिंता करें। और उनसे निजात पाने हेतु आपका अपने स्वयं में कॉम्पैक्ट होकर जीना अति आवश्यक है। आपकी कॉम्पैक्टनेस ही आपको वह तीसरी आंख प्रदान करती है जो आपके जीवन में छाए अनावश्यकों को पहचानना शुरू कर देती है। निश्चित ही वह पहचानी अनुभवों के आधार पर ही है, परंतु यह तीसरी आंख सक्रिय हो जाने के बाद एकाध अनुभव ही काफ़ी हो जाते हैं। अर्थात आपको अपने जीवन में सबसे पहले उस प्रक्रिया में आ जाना है जहां से नया कोई आवश्यक खोजना बंद कर देना है, और फिर जैसे हैं उसी में कॉम्पैक्ट होकर अपनी तीसरी आंख सक्रिय करनी है, और उसके सक्रिय होते ही उसे पूरी छूट देनी है कि वह आपके जीवन के अनावश्यकों को अनुभव के आधार पर खोजती चली जाएं और उन्हें आपके जीवन से दूर करती चली जाएं। फिर एक दिन इस प्रक्रिया के चलते जीवन के सारे अनावश्यक हट जाएंगे, और जो बचा रह जाएगा वही आपके लिए आवश्यक होगा, या कहूँ कि आपके जीवन के लिए निर्णायक होगा। और यह तय जान ले कि इस परिस्थिति में पहुँचे बगैर आपसे कोई ऐसा कार्य नहीं होने वाला जिससे कि ऐतिहासिक पुरुष की श्रेणी में आप अपना नाम दर्ज करा पाएँ। खैर चलो, मैं इस पूरी प्रक्रिया को कुछ महान व्यक्तियों के उदाहरणों से समझाने की कोशिश करता हूँ। उससे शायद आपको इस तीसरी आँख की कार्यप्रणाली को और उसके महत्व दोनों का अंदाज़ा हो जाएगा। दयानंद सरस्वती भारत के महान संत हुए। उनके पिता शंकर के भक्त थे। जब वे बालक थे तब उनके पिता एक दिन उन्हें अपने साथ शंकर के मंदिर ले गए। वहाँ परंपरानुसार लोग बाग लड्डू व दूध चढ़ा रहे थे। उसी दरमियान दयानंद ने देखा कि चूहे शंकर को चढ़ाए लड्डू बड़े मज़े से खाए जा रहे हैं। यह देख आश्चर्यचकित दयानंद ने अपने पिताजी से एक बड़ा ही सीधा सवाल किया, यह लड्डू किसको चढ़ाए गए हैं? पिताजी ने कहा, भगवान शंकर को। इस पर दयानंद ने कहा, तब तो चूहे उनका हक छीन रहे हैं। अब तो वे निश्चित ही क्रोधित होकर चूहों को भस्म कर देंगे। पिताजी ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। दयानंद ने पूछा, क्यों,
क्या उनमें शक्ति नहीं? पिताजी की तो एक चुप 100 चुप। दयानंद समझ गए कि बाकी पत्थरों की तरह यह भी सिवाय एक पत्थर के और कुछ नहीं। उसके बाद उन्होंने खुद तो कभी मूर्ति पूजा नहीं ही की, परंतु उससे भी आगे बढ़कर जीवन भर उसका विरोध भी किया। यही नहीं, भारत की एक अति अद्भुत संस्था आर्य समाज की उन्होंने स्थापना भी की। यह संस्था आज भी भारत के कोने कोने में कार्यशील है। यह उनकी तीसरी आँख ही थी जिसने मूर्ति पूजा की अनावश्यकता को पल भर में पहचान लिया था, और तीसरी आँख ने एक बार जिस अनावश्यक को अनावश्यक के रूप में पहचान लिया, फिर दोबारा पलटकर उसको जीवन में कोई जगह नहीं। उसने आपकी बुद्धि से हमेशा के लिए उसे भस्म कर दिया। सबसे बड़ा सवाल यह कि आप जो अपने को इंटेलिजेंट कहते हैं, बताइए यही अनावश्यक पहचानने हेतु आपको कितना समय व कितने अनुभव चाहिए? 10 वर्ष, 20 वर्ष या जन्मों के कई जन्म? कोई बात नहीं, समय चाहे जितना ले लो, पर कम से कम अपने को इंटेलिजेंट तो मत ही कहो। होगा। अभी तो मैं इसी बात को आपको आपके ही युग के एक अति सफल व्यवसायी और एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स के जीवन में घटे एक वाकये से समझाता हूँ। स्टीव जॉब्स जब कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे, तब एक दिन उनके हाथ में एक पत्रिका आई। उस पत्रिका के कवर पेज पर बड़ा कष्ट भोग रहे 2 अफ्रीकन बच्चों की तस्वीर थी। स्टीव को बच्चों की उस दुर्दशा ने हिलाकर रख दिया। जिज्ञासु स्टीव वह पत्रिका लेकर चर्च के पादरी के पास जा पहुँचे। उन्होंने पादरी को वह कवर पेज दिखाते हुए सीधा सवाल पूछा कि क्या भगवान को इन दोनों बच्चों के लिए हाल के बाबत पता है? पादरी ने कहा, बिल्कुल, भगवान सब जानते हैं। बस पादरी का यह जवाब सुनते ही स्टीव क्रोधित हो गए और उन्होंने चर्च जाना बंद कर दिया। सोचो, एक अनुभव और बात पर पूर्ण विराम। चलो इसे भी छोड़ो, महान एडिसन का ही देखो। स्कूल में भर्ती होने के 1-2 वर्ष में ही जब टीचर बार बार उन्हें डल कहने लगे, तो उन्होंने और उनकी मां ने मिलकर हमेशा के लिए स्कूल छोड़ दी। यानी चंद कड़वे अनुभव के बाद ही उन्होंने तथा उनकी महान मां नैन्सी ने स्कूल की अनावश्यकता स्वीकार ली। फिर एडिसन जीवन भर कभी स्कूल नहीं गए, और परिणाम देखो, वे संसार के सबसे ज़्यादा आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक हो गए। बुद्ध का ही उदाहरण लो। उन्होंने एक बीमार, एक गरीब और एक मृत्यु देखी। बस उन्होंने जीवन के दुखद पहलू को पहचान लिया, महल छोड़ संन्यास धारण कर लिया, निकल पड़े महासुख की खोज में, और खोज भी लिया। इतिहास भरा पड़ा है ऐसे हजारों उदाहरण से। जो भी सफल व महान हैं, उनकी तीसरी आँख ने जीवन के अनावश्यक को पहचान कर काटा है, और जब सारे अनावश्यक कट गए तो बचे हुए आवश्यक ने उन्हें एक दिन महान व सफल बना दिया है। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह कि जीवन की सारी सफलताएं अनावश्यक को पहचानने और उससे छुटकारा पाने में छिपी हुई है, क्योंकि अनावश्यक से छूटते ही आपके पास समय व शक्ति का भंडार हो जाता है, और तभी उसे आवश्यक में लगाकर आप जीवन में मनचाही सफलता हासिल कर सकते हैं। और यह कला ही एकमात्र इंटेलिजेंस है, बाकी सब मनुष्य की नादान बुद्धिमानी है, जो सिवाय जीवन को तबाह करने के कुछ नहीं करती। अतः मेहरबानी कर कोई भी कार्य करने से पूर्व जीवन में उसकी आवश्यकता को परख लेना। अनावश्यक लगे तो उससे हमेशा के लिए जान छुड़ा लेना, परंतु बहरहाल मैं अपना यह कीमती समय बचा लेना। परंतु हर हाल में अपना यह कीमती समय बचा लेना, क्योंकि आपकी बुद्धि को हर वस्तु पढ़ने लायक
हर चर्चा करने लायक तथा हर कार्य अत्यावश्यक नज़र आएंगे ही। हर वस्तु आपको ललचाने की कोशिश करेगी ही, परंतु आप उन्हें बहुमूल्य समय तो बचा लेना परंतु आप अपने बहुमूल्य समय को बचा लेना, उसे सिर्फ आवश्यक में लगाना। ध्यान रखना कि ये बचाए हुए समय और ऊर्जा ही आपको सफलता के मार्ग पर लगा सकते हैं। जरा सोचें यह कि यदि आपने अनावश्यकों को जीवन से काट दिया तो क्या होगा। आपके पास समय ही समय होगा, ऊर्जा ही ऊर्जा होगी। अब ऐसे में आप कोई फालतू तो बैठेंगे नहीं, परंतु तब आप जो भी करेंगे वह आवश्यक व परिणामकारी होगा, क्योंकि अनावश्यक करना बंद कर ही आपने यह समय और ऊर्जा बचाए हैं। सो उसे फिर अनावश्यक में तो लगाएंगे नहीं। सो कुल मिलाकर इंटेलिजेंस की तीसरी आंख जगाए और जीवन के सारे अनावश्यक को भस्म कर दे, और फिर जो आवश्यक बच जाएगा उसके सहारे निश्चित ही आप सफलताओं के शिखर छूते चले जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।